हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्रीवियस ईयर सीरीज के इस एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल पर ऑलरेडी एक यूपीपी कांस्टेबल भर्ती से संबंधित जीएस और जीके की एक सीरीज चल रही है, जिस पर हम बात करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं या प्रीवियस ईयर्स में आपके जो भी पॉसिबल्स जितने भी हो सकते हैं उतने आपके जो पेपर हुए हैं वह मैं उनको लेकर के आया हूँ और एक सीरीज के रूप में आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो इस सीरीज का आपका ये 7वां वीडियो है। अभी तक अगर आपने पहले के 6 वीडियो नहीं देखें, देखिएगा, जिससे कि आपको पता लग सके कि आपको अपने एग्जाम के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है ना। हाँ, वो वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल। सवाल कह रहा है कि इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस किताब के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मॉस? ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जब आपका ये एग्जाम हुआ था, कब हुआ था? 25 अक्टूबर 2018 का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और इस सीरीज में हम क्या डिस्कस करते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख चुके हैं ऑलरेडी कि जीएस और जीके के हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका जब 2018 में एग्जाम हुआ उस समय करंट का क्वेश्चन था आपका। ठीक है, इनसाइड आईबी एंड रॉ। तो ये किताब किसने लिखी है? के शंकर नायर ने आपकी ये किताब लिखी है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर्स की सीरीज देखने का जो मेन पर्पज है आप लोगों का, आपका बेनिफिट कैसे होगा, कैसे बेनिफिशियल रहेगी आप लोगों के लिए, तो आप देखते चलेंगे कि आपके किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चंस का क्या क्या लेवल रहने वाला है। ठीक है ना, और किस टॉपिक से आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर इन सबको आप ध्यान में रखते हुए अगर सीरीज को देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? ठीक है ना। यानी कि आप सभी यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि माल और सेवा कर, यानी कि बात कर रहा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो यानी कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू कर दिया गया? जब विधेयक लाया गया वो कौन सा विधेयक था? तो वो था 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014। ठीक है ना। लेकिन इसको मान्यता किस संविधान संशोधन के तहत दी गई? यानी कि विधेयक ये आपका अधिनियम कब बना? तो ये अधिनियम बना 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है ना। लाया गया जब ये विधेयक तब था आपका 122वां। ठीक है, क्योंकि आपके सभी जो विधेयक लाए जाते हैं जरूरी नहीं कि सभी पास हो जाए, उसमें से कुछ ही पास होते हैं, कुछ को मान्यता या कुछ बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं पास होने में। ठीक है ना। हाँ, तो दोनों का क्रम अलग होता है। लाया गया तब ये था 122वां, लेकिन जब पास हुआ तो ये था 101। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि जब जीएसटी लागू हुआ तो कब लागू हुआ? जुलाई 2017 से आपका जीएसटी लागू कर दिया। तो इन दोनों का आपको अंतर अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम पर एक अधिकृत कार्यक्रम को इस तरह वो जो कार्यक्रम है इस तरह व्यवहार करता है जिसमें वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवता कहते हैं। यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, अनधिकृत है यानी कि अनऑथराइज्ड प्रोग्राम है, वो इस तरीके से बिहेव करता है कि जैसे कि वो बिल्कुल एक ऑथराइज्ड प्रोग्राम हो। तो उसको रियली में क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है ना। इससे क्या होता है कि डेटा जो चोरी के जो मामले हैं इससे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। इस तरीके का अगर कोई प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पता है कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, तो अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो मेरठ से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना। ये कौन सा खेल खेलते हैं? ये शूटिंग खेलते हैं। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, पांचों क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है ना। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से आपको ढूंढ कर निकालना है कौन सी नदी जो है यमुना नदी की सहायक नहीं है। तो कल्याणी जो है आपकी यमुना नदी की सहायक नहीं है। बाकी जो 3 नदियां हैं केन, बेतवा, चंबल, ये यमुना नदी की सहायक नदी। आप सभी जानते हैं कि यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। और कहाँ जाकर गंगा मिल जाती है? तो संगम प्रयागराज में जाकर के गंगा से मिल जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें पोटास की कमी रहती है उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपकी पाई जाती है? तो ये मिट्टी आपकी
वो जौनपुर। कहाँ पर? जौनपुर में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है ना। एक ऐसा जिला जहाँ पर लिंगानुपात भी बहुत ज़्यादा है। अगर लिंगानुपात का अगर कोई सवाल बने, ठीक है ना, कि यूपी के कौन से ऐसे जिले हैं जिसमें लिंगानुपात सर्वाधिक है या ज़्यादा है, तो उनमें से आपका एक जौनपुर जिला भी आता है, ठीक है। महत्वपूर्ण है, याद रखिए। लिंगानुपात से यानी कि जनसंख्या का जो टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उससे भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का क्षेत्र है? आप सभी लोग जानते हैं कि बुंदेलखंड एक क्षेत्र है जो कि यूपी और एमपी से मिलकर के बना है। कुछ जिले यूपी के आते हैं और कुछ जिले एमपी के आते हैं। तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र का एक हिस्सा है, कौन सा जिला। तो इसमें से जो महोबा है वो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। बाकी जो ऑप्शन है चंदौली और अय्या एटा, ये आपके बुंदेलखंड में नहीं आते हैं। तो मैं बता रहा था आपको यूपी के कितने जिले? 7 जिले आते हैं और एमपी के टोटल 6 जिले आते हैं। यानी कि बुंदेलखंड की बात की जाए तो टोटल 13 जिले हैं आपके बुंदेलखंड में। यूपी के 7 जिले कौन कौन से हैं? बांदा, झांसी, महोबा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर और ललितपुर। ये जिले आपके कहाँ आते हैं? बुंदेलखंड में आते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 8वां क्वेश्चन, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, ठीक है, उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, के संग्रहालय में संरक्षित है। यानी कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है, ठीक है, वो कहाँ पर रखा हुआ है, किस संग्रहालय में रखा है? तो उसको रखा गया कहाँ पर? सारनाथ, जहाँ से आपका ये लिया गया था। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। आप एक यहाँ पर क्वेश्चन, एक पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन निकलता है कि संविधान में इसको कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 में इसको मान्यता दे दी गई, ठीक है ना। संविधान में इसको अपना लिया गया 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 9वां नंबर, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था? ठीक है, आप एक दूसरा भी नाम सुनते होंगे, जीजक की जगह जेजाग भुक्ति भी सुनते होंगे, कहीं कहीं जेजाग भुक्ति भी लिखा रहता है। तो आप जान गए होंगे, पहचान गए होंगे, ये क्षेत्र जो अभी पहले ही, ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, बुंदेलखंड, ठीक है, अभी बिल्कुल डिस्कस किया, एक क्वेश्चन के पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया बुंदेलखंड वाला, ठीक है, तो उसको जेजाग भुक्ति भी उसका दूसरा नाम है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित करने का भी श्रेय दिया जाता है इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस पत्रिका का नाम क्या था जो 1847 में प्रकाशित की गई और उसको किसने संपादन किया? उसका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। तो उस पत्रिका का नाम है बाल बोधनी। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 1847 नहीं है, ये क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। जो ईयर है यहाँ पर वो है 1874, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन में टाइप करने में गलती हो गई, ये मेरे से गलती नहीं हुई है, ये जब क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में तभी, क्योंकि एग्जाम में भी आपका वही क्या दिया है, ईयर 1847। तो इस बात को करेक्ट कर लेना कि ये टाइम क्या था, 1874। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से संबंधित हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। देखिए याद रखिए यहाँ पर कि एक तो इनका संबंध किस जिले से, इटावा से, और ये बजाते क्या हैं, ये सितार वादक है, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने इटावा घराने से ही सितार की शिक्षा प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर कोई सवाल है मन में तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? ठीक है, आप सभी जानते हैं कि टोटल कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी या कितनी बौद्ध परिषद, तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीसरी परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? तीसरी पाटलिपुत्र में आपकी आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है ना। पहली जो आपकी हुई थी राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी आपकी कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर? कुंडलवन में। आप सुन लीजिए इनके अध्यक्ष कौन कौन थे। जो पहली आपकी बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरी के सबाकामी, तीसरी के आपके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्तिस और चौथी के थे वसुमित्र जी, ठीक है। याद रखिए ये सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। पहले एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक था, लेकिन बाद में इसका 1949 में क्या कर दिया गया, इसका सरकारीकरण के, यानी कि भारत सरकार का उपक्रम हो गया, ये सरकारी हो गई, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में क्या है? इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ,
ठीक है ना। और आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकें कितनी हैं, टोटल 12, पहले 19 हुआ करती थी, अब राष्ट्रीयकृत बैंकें कितनी हैं, 12। आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 14 नंबर। चेमांचेरी कुन्हीरनम रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखनीय नर्तक है, ठीक है ना। यानी कि जो नाम दिया है चेमांचेरी कुन्ही रमण नायर, इनका संबंध किस नृत्य से, तो इनका संबंध है कथकली से, ठीक है। कथकली आप सभी जानते हैं, कथकली कहाँ का एक नृत्य आर्ट है, कहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म है, तो ये आपका केरल का है, ठीक है। केरल का एक और बड़ा फेमस डांस फॉर्म है, वो कौन सा है आपका, मोहिनीअट्टम है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का है या फिर उत्तर भारत का कह सकते हैं, ठीक है ना। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, यक्षगान कर्नाटक का, ठीक है ना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तो ये सभी क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, उनसे संबंधित राज्य हैं, पूछ सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये करंट का क्वेश्चन है, पूछ रहा है यहाँ पर, उस समय जब आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो याद रखिए उस समय क्या जवाब था आपका, सेकंड, दूसरा, ठीक है, दूसरा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था। 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात के में वृद्धि का प्रतिशत क्या था, तो 9.8% था। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी का आपका ये क्वेश्चन है। तो जो भाग पूछ रहा है यहाँ पर, पार्ट आपसे भी जानते हैं कि कितने पार्ट हैं, टोटल 22 पार्ट हैं, 395 आर्टिकल हैं आपके, और अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में, ठीक है। कभी कभी ये भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछ देता है, याद रखिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो आपका भाग 2 संबंधित है, ठीक है, हाँ, भाग 2 संबंधित है। और आर्टिकल कौन से हैं, तो आर्टिकल आपके 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है, काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो कितने आपके 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है, उनको एम्प्लॉयड नहीं किया जा सकता है टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। कितनी एज है, 14 ईयर्स, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है ना। ये कौन सा आपका मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, ठीक है ना, हाँ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 19 नंबर। भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि जो आर्टिकल 55 है, ठीक है ना, वो आपका राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, आर्टिकल 55। आप सभी जानते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति यूज की जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। अप्रत्यक्ष तौर पर देश की जनता इस पर भाग लेती है, ठीक है ना, हाँ। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सभापति नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर उपसभापति पूछ रहा है। जो भारत की पहली लोकसभा थी उसके उपसभापति थे एम अनंतशयनम आयंगर, ठीक है ना, एम अनंतशयनम आयंगर, ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो यहाँ पर बात हो रही उपसभापति, लेकिन आप सभापति कौन थे, तो वो थे आपके जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर आपके पहले सभापति थे। तो उपसभापति थे एन आनंदशयम आयंगर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित। अभी देखिए, अभी कुछ देर पहले 55 पूछा गया, अब यहाँ पर 66 पूछ रहा है। तो 66 का संबंध है उपराष्ट्रपति का चुनाव। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है आपके, जगदीप धनखड़ है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल से संबंधित है, अनुच्छेद 66 से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन लेते हैं। सीरिया की राजधानी है, इज द कैपिटल ऑफ सीरिया, ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क, ठीक है। सीरिया का नाम हमेशा सुनते होंगे ISIS के रूप में, है ना, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क, महत्वपूर्ण है, याद रखिए। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका करना है, कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि म्यांमार की करेंसी बताइए। तो सबसे पहले मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि म्यांमार की कैपिटल क्या है, पता है तो कमेंट करके बताइए। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है, क्यात, ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्या है, सही है, क्यात,
ठीक है ना। इसको कभी कभी बर्मीज कैट भी कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही है, उसमें से बात हो रही है कि सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो वो देश है आपका नाइजीरिया। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। यानी कि उत्तरी अमेरिका आप महाद्वीप आप सभी जानते हैं, तो उनमें जो देश हैं उनमें से किस देश में आपका वन क्षेत्र सबसे अधिक है, तो वहां पर आपका कहाँ है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, कनाडा। ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो कहाँ गिरती है भैया, अरब की खाड़ी में गिरती है या अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अरब सागर में गिरती है। तो कौन सी नदी नहीं गिरती है, आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी है वो आपकी कहाँ नहीं गिरती है, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, गिरती है आपकी अरब सागर में। आप सभी जानते हैं, है ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है वो कहाँ पर स्थापित है, नर्मदा नदी के किनारे ही स्थापित है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ 27 क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है। ठीक है ना, तो जो बाल विवाह है, जो बाल विवाह के विरुद्ध ये काम करती है कौन, आपकी कृति भारती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका क्या नाम है। ठीक है ना, एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल, यहाँ बाल नहीं है, यहाँ पर बल है। ठीक है, युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम दिया गया है ब्लैक पैंथर। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 29 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन विच ईयर वाज द शिमला एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता आपका 1972 में साइन किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है ना, 2 जुलाई 1972 को साइन किया गया था। ये जो शिमला समझौता है, ठीक है ना, कब हुआ, 1972 में। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन रहा होगा, इंदिरा गांधी। सभी जानते हैं इंदिरा गांधी की जो कार्यकाल का अवधि है वो क्या थी, 66 से 77। ठीक है ना, तो इसी के बीच में आपका 72 आ जाएगा, 1972 आ जाएगा, तो इंदिरा गांधी थी। और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। दोनों के बीच समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया। तो 2018 में नाबार्ड ने लखनऊ में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया। आपका ऑप्शन है डी बिल्कुल से सही होगा। अगर किसी को नाबार्ड का फुल फॉर्म पता है तो कमेंट करके बताइए। आगे लेते हैं 31 नंबर 31वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्ड किस देश से संबंधित हैं। तो जो क्रिस्टीना लेगार्ड हैं वो आपकी फ्रांस से संबंधित हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है ना, जो IMF है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। ठीक है ना, कहाँ पर, ब्रिटेन वुड्स में। ठीक है, इसको ब्रिटेन वुड्स की संतान भी कहा जाता है। साथ साथ में वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी, है ना, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर एक जो पॉइंट याद रखने वाला है, जब ये क्वेश्चन पूछा गया तब क्रिस्टीना लेगार्ड, लेकिन वर्तमान अगर बात करें कि कौन है आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक, तो वो है आपकी क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण निकल के आता है कि फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, याद रखिएगा क्योंकि ये इंडिया से संबंधित हैं, गीता गोपीनाथ। फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, गीता गोपीनाथ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो इन कोशिकाओं को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। इन कोशिकाओं की मदद से क्या बनता है, आपका रक्त का थक्का बनता है, ब्लड क्लॉटिंग हो पाती है। ठीक है ना, एक विटामिन भी होती है जो आपका ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है, वो कौन सी विटामिन है, विटामिन के है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण विटामिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का एक संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है, यानी कि स्पर्म और एग जब मिलते हैं तो कौन सी कोशिका बनती है, उसको क्या कहा जाता है, तो युग्मनज कहा जाता है, जाइगोट कहा जाता है। ठीक है ना, जाइगोट। भ्रूण की इंग्लिश क्या होती है, फीटस।
डिम्ब किसको कहते हैं, ओवम को कहते हैं, और शुक्राणु स्पर्म को कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो जब एग और स्पर्म मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है नई कोशिका, उसका नाम क्या है, जाइगोट उसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कने के बीच होती है, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति आराम कर रहा है तो उसकी जो नब्ज है, ठीक है ना, उसकी जो हार्ट बीट है वो कितनी रहती है, दर कितनी, रेट क्या रहता है उसका, तो 72 टू 72 से लेकर के 80, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, यहाँ पर 70 लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक हुई, यहाँ पर 72 से 80, ठीक है। हाँ, इतना याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा, 72 से लेकर के 80 रहती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 35 नंबर। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है। यानी कि एक बार जो प्लास्टिक बन गई फिर उसको दोबारा हम क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा से नरम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। थर्मोसेटिंग या थर्मोसेट प्लास्टिक, ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है ना। ये ऐसी प्लास्टिक अगर आपने एक बार मोल्ड कर दिया, एक बार बना दिया, तो फिर आप इसको नरम नहीं कर सकते हैं। बहुत से आपने प्लास्टिक प्रोडक्ट देखे होंगे तो उसमें क्या लिखा रहता है, कोड लिखा रहता है इस तरह सिंबल के अंदर, ठीक है ना। तो ये सिंबल आपको बताता है कि ये मटेरियल क्या है, ठीक है। ये जो सिंबल, ये सिंबल है आपका रिसाइकलिंग का होता है, उसके अंदर जो अक्षर लिखे रहते हैं, जो संख्याएं अंक लिखे रहते हैं, वो बताती है कि आपकी कौन सी आपकी ये प्लास्टिक है, ठीक है ना। तो जो 1 नंबर प्लास्टिक है उसे पीईटी कहते हैं, जिससे कि जो आपकी बोतलें बनती हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर इंडिकेट करता है एचडीपीई को, तीसरा नंबर इंडिकेट करता है पीवीसी को, चौथा नंबर इंडिकेट करता है एलडीपीई को, पांचवा नंबर इंडिकेट करता है पीपी को, और छठा नंबर इंडिकेट करता है पीएस को। और अगर किसी प्रोडक्ट में 7 लिखा है तो वो समझिए कि बाकी सभी प्रकार की प्लास्टिक्स को इंडिकेट करता है। तो ये आपका रिसाइकलिंग कोड होता है प्लास्टिक्स के लिए, याद रखिए, कभी कभी पूछता है, ठीक है ना। एक वयस्क इंसान समान रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितने लीटर मूत्र विसर्जित करता है, ठीक है ना। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली एक्सक्रीट्स अबाउट 1 to यूरिन इन 24 आवर्स। तो कितनी एक्सक्रीट करता है, 1 से लेकर के 1.8 लीटर, ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है ना। एक सामान्य इंसान इतना यूरिनेट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 37 नंबर। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 के द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। तो किसे घोषित किया, आप सभी जानते हैं कौन सी डेट ली गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 जून को घोषित किया, ठीक है ना। 21 जून को प्रतिवर्ष आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और इसकी मनाने की शुरुआत कब से की जा रही, ये संकल्प कब लिया गया था, देखिए यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है, 11 दिसंबर 2014 को ये संकल्प लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 38 नंबर, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आज के। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो किसे दिया गया था। इन 1943 नोबेल प्राइज वाज गिवन टू फॉर द डिस्कवरी ऑफ विटामिन के। तो किसने खोज की विटामिन के की, तो डोएजी एंड डैम ने इसकी खोज की थी, यानी ये 2 अलग अलग व्यक्ति भी हैं, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है ना। हेनरी कार्ल पीटर डैम एवं एडलवर्ट डोएजी को नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। बात हो रही है विटामिन की एक क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं विटामिन के से संबंधित, है ना। विटामिन के किस में मदद करती है, ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त थक्का जमाने में। और विटामिन के का साइंटिफिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन, क्या है, फिलोक्विनोन। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताइएगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई सवाल है तो बिना किसी डाउट के आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।